आज बहुत दिनों के बाद पटना में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जीप चलाते देखा और सच पूछिए तो बड़ी आश्चर्य भी होती है और हंसी भी आती है। क्या है भारतीय लोकतंत्र। सबको पता है लालू यादव एक महाभ्रष्ट राजनेता, राजनीति को हल्का करने वाला, राजनीति में मसखरापन लाने वाला, राजनीति में जातिवाद को बढ़ावा देने वाला और एक ऐसा राजनेता, एक ऐसा मंत्री, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो लोगों को नौकरी देने के बदले में उसका ज़मीन, उसका घर लिखवा लेता था। उसके बावजूद देखिए क्या बेशर्मी से अपनी पार्टी चला रहा है। चला ही नहीं रहा। उसका 9वीं पास बच्चा जो है 9 क्लास भी पास हुआ कि नहीं हुआ हमें पता नहीं है। 75 सीट ले आया। धन्य है बिहार के लोगों, क्या चॉइस है आपकी। हमने सहा है उस दर्द को जब बिहार में अपहरण, डकैती, लूटपाट सामान्य बात थी। 5-6 बजे के बाद तो घर से कोई निकलता नहीं था, लेकिन दिन में भी किसी के घर से कौन उठा के लेके चला जाए पता नहीं चलता था। ये समय था लालू यादव के मुख्यमंत्री के काल में। नारा दिया, मुख्यमंत्री रहते हुए नारा दिया, भूरा बाल साफ करो। मतलब भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, लाला यानी कायस्थ को साफ करो। उसके बावजूद आज भी कुछ लोग हैं जो लालू यादव का सपोर्ट करते हैं। खुद बोलता है, लालू यादव खुद बोलता है कि उसकी माँ दही बेचती थी गांव में। अब दही बेचने वाली एक गरीब माँ का बेटा, एक्चुअली दही बेचना कोई गलत काम नहीं है, श्रम करके पैसा कमाना कुछ गलत काम नहीं है, लेकिन ये दही बेचने वाली माँ का बेटा हजारों करोड़ का मालिक बन गया। क्या बिजनेस किया? बिजनेस क्या करता था? राजनीति का पैसा कमाने का मशीन है। फिर भी वो 15 साल मुख्यमंत्री रहा, हजारों करोड़ का मालिक है। मोदी भी 15 साल मुख्यमंत्री और 7 साल से प्रधानमंत्री हैं। इस अंधी जनता को दिखाई नहीं दे रही कि मोदी के पास कितना पैसा है। ये छोटी सी बात है, लेकिन पहले मुख्यमंत्री रहते हुए, रेल मंत्री रहते जो भ्रष्टाचार किया चलो ठीक है। जनता मूर्ख है। जनता जातिवाद के नाम पर वोट देती है, यादव के नाम पर वोट देगी, मुसलमान के नाम पर वोट देगी, ठीक है। वो कितना झूठा है उसका एग्जाम्पल हम आज देख लीजिए। आज एक पुरानी जीप निकाल के लाया, चला रहा है सड़क पर। क्या बोलता है कि कर्पूरी ठाकुर को बैठा के इसी जीप में घुमाते थे और कर्पूरी ठाकुर कहा करते थे कि आप गाड़ी बहुत अच्छा चलाते हो। ये इतना झूठा आदमी है कि रियलिटी एकदम अलग है इससे। हुआ क्या था, एक समय वरिष्ठ पत्रकार और कर्पूरी ठाकुर के सचिव थे उस समय, सुरेंद्र किशोर। वो बताते हैं कि बिहार विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी। उस समय कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता थे और उन्हें खाना खाने के लिए अपने घर पे जाना था। सुरेंद्र किशोर जो कर्पूरी ठाकुर के सचिव थे, उन्होंने लालू यादव से जीप देने के लिए कहा और अपनी सीट पर बैठे बैठे शिवनंदन पासवान ने एक चिट लिख करके दे दी लालू यादव को कि कर्पूरी ठाकुर को
आप अपनी जीप दे दें, उन्हें खाना खाने जाना है। एक्चुअली शिवनंदन पासवान उस समय सदन की अध्यक्षता कर रहे थे। समझिए, सुरेंद्र किशोर आई विटनेस हैं, वो कर्पूरी ठाकुर के सचिव थे। शिवनंदन पासवान सदन की अध्यक्षता कर रहे थे। दोपहर में भूख लगने पर कर्पूरी ठाकुर ने शिवनंदन पासवान अध्यक्ष से कहा कि लालू यादव को ये कृपया कहिए कि वो अपना गाड़ी दे दें ताकि हम खाना खा के आ जाएं। और शिवनंदन पासवान ने एक नोट लिख करके लालू यादव की ओर बढ़ाया। लालू यादव ने जवाब क्या दिया था, सुन लीजिए कितना हास्यास्पद है। पासवान जी उसी कागज पर लिख करके दे दिया, पासवान जी मेरी जीप में तेल नहीं है। कर्पूरी जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, अपनी कार क्यों नहीं खरीद लेते। अब ये अंतर देख लीजिए। कर्पूरी ठाकुर एक जन नेता थे, पिछड़ों के मसीहा थे। अभी लालू यादव को कर्पूरी ठाकुर का समर्थन चाहिए तो झूठी कहानी कर रहा है कि कर्पूरी ठाकुर को हम इसी जीप में बैठा के घुमाते थे। चलिए, ये बिहार और बिहार के लोगों की बात, उनके बिहार के लोगों के विजडम, उनके विचार पर छोड़ दीजिए। अब आज नया कहानी ये कश्मीर की महबूबा मुफ्ती ने शुरू की। महबूबा मुफ्ती कहती है कि हमें गोडसे के भारत में नहीं रहना है, हम तो गांधी के भारत में आए थे। अब इसको कौन समझाए, आप स्वेच्छा से भारत के साथ नहीं आए थे। जब पाकिस्तान ने लात मारी, हजारों मुसलमानों हिंदुओं को काटा, आधे से ज्यादा श्रीनगर तक कब्जा किया, आतंक मचाया, तब हरि सिंह बाध्य होकर अपनी जान बचाने के लिए कश्मीर को भारत में विलय कराया। फिर भी अगर आपको गोडसे के भारत में नहीं रहना है तो मुजफ्फराबाद होते हुए रास्ता खुला है, चले जाओ पाकिस्तान में, कौन रोका हुआ है। लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र की विडंबना देखिए। खुलेआम एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रही है कि गोडसे के भारत में हमें नहीं रहना है, फिर भी हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये है हमारा लोकतंत्र। इसके अलावा आज एक और बड़ी घटना हुई उत्तर प्रदेश में। 2 नेता आज वंदना सिंह और अदिति सिंह भाजपा में शामिल हुए। क्या संजोग है। वंदना सिंह आजमगढ़ से आती हैं, वो सगड़ी से विधायक हैं, बसपा की टिकट पर जीत के आई थी। और उनके हस्बैंड, उनके पति सर्वेश सिंह भी राजनीति में हैं। वो भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। आजमगढ़ आपको पता होगा अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र, और वहां की विधायक आज भाजपा में शामिल हो रही हैं। स्वाभाविक है कि इसका असर तो पड़ेगा ही। एक सपा अध्यक्ष जहां का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां की विधायिका भाजपा में शामिल होती हैं। और दूसरा एक घटना, दूसरी एक जो विधायक है कांग्रेस की अदिति सिंह, वो रायबरेली से आती हैं। वो रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र, कांग्रेस की अध्यक्षा, मतलब कांग्रेस की अध्यक्षा का संसदीय क्षेत्र की विधायिका भी भाजपा में, सपा अध्यक्ष की विधायिका की विधायक वंदना सिंह भी भाजपा में। उसके बावजूद अगर कोई कहता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसे मूर्खों पर हंसी ही आएगी। आइए थोड़ी जानकारी अब लेते हैं अदिति सिंह कौन है। अदिति सिंह
एक पूर्व नेता, कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह की बेटी हैं, विदेशों में पली बड़ी हैं, विदेशों में शिक्षित हुई हैं, यहाँ मसूरी में भी पढ़ी, उसके बाद दिल्ली आई, दिल्ली से लंदन गई। एक जो भी है एक शिक्षित महिला है और अपनी विचार स्पष्ट रूप से, क्लियर तरीके से, स्पष्ट रूप से सबके सामने रखती हैं। 2019 में उनकी शादी पंजाब के एक विधायक से हुई है। अब यहीं पे आके पेंच फंसा हुआ है। अदिति सिंह पत्नी भाजपा में, पति हैं पंजाब के विधायक। अब कांग्रेस पार्टी क्या डिसीजन लेती है देखना दिलचस्प होगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है पत्नी भाजपा में हो उत्तर प्रदेश में और पति पंजाब में कांग्रेस की विधायक हो, ये भी चलेगा। खैर, भारतीय राजनीति दिलचस्प है। अब एक नई घटना और बड़ा यूनिक घटना हुआ। कांग्रेस पार्टी हमेशा भाजपा पर ब्लेम करती है कि भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है। मोदी जी ने तो जो थोड़ा बहुत कांग्रेस का नुकसान करना था किया, और सच पूछिए तो मेरा विचार है कि कांग्रेस का नुकसान मोदी जी ने नहीं, कांग्रेस खुद ने किया है। मोदी जी थोड़े कहने गए थे कि तुम हिंदू आतंकवाद का थ्योरी ले आओ, कसाब को हिंदू बताओ, सैफरन टेरर का कॉन्सेप्ट ले आओ, प्रज्ञा ठाकुर को जेल में डालो, गुजरात दंगों के लिए मोदी जी को हैरेस करो, सीबीआई लगाओ, ईडी लगाओ, आईबी लगाओ। क्या मोदी जी ने कहा था? नहीं ना। जिस पार्टी में राहुल गांधी जैसा नेता हो उस पार्टी का डूबना तय है। सिंपल है। राहुल गांधी जैसा नेता जो आज भी बिना मतलब का बकवास करते जाता है, आज भी बोल रहा है कि जो जितना कोरोना मरीज है उसका रियल डाटा दो, जितने मरीज मरे हैं उसे 4-4 लाख रुपए दो। ये ऐसा डिमांड करेगा जो कभी पूरा नहीं हो पाए। सबको क्षतिपूर्ति देते जाओ, तुम्हारे पास पैसे रहेंगे नहीं, विकास का काम कुछ करोगे नहीं। फिर यही पार्टियां, यही राहुल गांधी आगे कहेगा आपने किया क्या 5 साल में। अनप्रोडक्टिव कामों पे सारे पैसे खर्च कर दो, फ्री में गेहूं दो, फ्री में धान चावल दो, फ्री में तेल दो, फ्री में कपड़े दो, सबको गैस दो, फ्री में घर दो, सब कुछ फ्री में दो, और फिर कहो कि मोदी ने क्या विकास किया। उद्देश्य यही है कि सारे पैसे जो है इन्हीं कामों में खर्च करा दो। अब मोदी जी ने जो किया, अब जो बचा खुचा था वो ममता बनर्जी कर दे रही है। ममता बनर्जी बंगाल चुनाव के बाद उनका पारा 7वें आसमान पर है और उनकी महत्वाकांक्षा भी आकाश छू रही है, और संजोग से उन्हें सपोर्ट भी मिल रहा है। कुछ दिन पहले गोवा के कांग्रेसी मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अभी कल परसों कीर्ति आजाद कांग्रेस के सांसद नहीं, नेता, हार गए थे वो लास्ट चुनाव में। पहले भाजपा के सांसद थे और एक अच्छे क्रिकेटर थे अपने जमाने के, लेकिन अभी उनको कोई बिहार में भी पूछता नहीं है। अभी तक भाजपा के नाम पर, वो अपने पिताजी के नाम पर, उनके पिताजी बिहार के 1 साल के मुख्यमंत्री रहे थे, तो उनके नाम पर ये चुनाव जीत गए थे। अच्छे क्रिकेटर हैं नहीं थे कहिए, लेकिन बिहार से अभी उनका कोई नाता नहीं है, और मैं गारंटी देता हूं बिहार से वो कभी सांसद नहीं बन सकते हैं, कम से कम तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के टिकट पर तो किसी भी हालत में नहीं। ड्राइंग रूम में बैठकर राजनीति करने वाले पढ़े लिखे नेता हैं
जेडीयू के, वो भी शामिल हो गए टीएमसी में। हरियाणा के भूतपूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए। यहाँ तक तो चलिए चल रहा था कि चलो लेकिन अब क्या नया रिजल्ट आया है कि आज अभी एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मेघालय के 18 में से 12 कांग्रेसी विधायक, जिसमें कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी हैं, वो टीएमसी में ज्वाइन हो गए। और रिजल्ट ऐसा हुआ कि अभी तृणमूल कांग्रेस बिना चुनाव लड़े मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है मेघालय की। लगता है ममता बनर्जी छोटे छोटे राज्यों पर ध्यान दे रही है। त्रिपुरा में अभी प्रयास चल रहा है, मेघालय में मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई बिना चुनाव लड़े कांग्रेसियों की सहायता से। गोवा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री टीएमसी में हैं, हरियाणा के भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष टीएमसी में हैं। तो ऐसा लगता है कि अब विपक्ष का जो केंद्र है वो टीएमसी बनती जा रही है। अब सोचिए टीएमसी ने बंगाल में क्या किया है। एक लोकतंत्र की हत्यारी सरकार, जहां पर निकाय चुनाव में लोगों को उम्मीदवार तक बनने नहीं दिया जाता, कोई विधायक अपने क्षेत्र में बिना सुरक्षा के घूम नहीं सकता, वैसे राज्य की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपना विस्तार कर रही है और बाकी सारे विपक्षी पार्टियों को उनमें लोकतंत्र का मसीहा नजर आता है। हजारों लोग विस्थापित हुए वेस्ट बंगाल से चुनाव बाद। कलकत्ता के हाई कोर्ट ने भी उस पर उसका संज्ञान लिया, लेकिन किसी विपक्षी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो कार्यकर्ता बंगाली नहीं थे, वो बंगाल के रहने वाले नहीं थे, वो भाजपाई थे। इनकी नज़र में वो भाजपाई थे, इसलिए वो रहें, विस्थापित हों, मार खाएं, घर लूट लिए जाएं, जो भी होना हो, उससे इनको कोई लेना देना नहीं। उस समय चुप रहे, उस समय शांत रहे। अब कांग्रेस को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक एक करके कांग्रेसी अपना गंतव्य तृणमूल कांग्रेस को बना रहे हैं, लेकिन जनता को सोचना होगा। ये वही तृणमूल कांग्रेस है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बंगाल में बाहरी बोलती है, फिर गोवा में, मेघालय में तृणमूल कांग्रेस क्या है, ममता बनर्जी कौन है। लेकिन हमें लगता है कि जनता को ये सब बातें याद नहीं रहेगी। अगर रहती तो अशोक तंवर जैसे नेता की हिम्मत नहीं होती कि हरियाणा में तृणमूल कांग्रेस का झंडा उठाए। तृणमूल कांग्रेस को क्या, जब बंगाल में कहती है गृह मंत्री और प्रदेश देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बाहरी है, भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को नड्डा चड्डा खड्डा बड्डा खड्डा बोलती है, वहीं ममता बनर्जी अब उसे और राज्यों में अपने पार्टी का विस्तार करना चाहती है। किस आधार पर, देखते हैं आगे क्या होता है। अब आज तो इतना ही था।